साथ मारपीट की और परिजनों के विरोध के बाद ये विवाद ज्यादा बढ़ गया। घटना के बाद तनाव का माहौल बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने लिखित आवेदन भी दर्ज कराया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब लगातार की जा रही है। तो पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि झंझारिया पुल के पास ये मामला है वो सामने आया है। हजारीबाग से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। 5 लड़के पीड़ित के घर में घुसते हैं, घर में घुस करके उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। परिजनों ने हालांकि इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की जाती है। परिजनों के विरोध के बाद ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि बता दें आपको कि पीड़ित परिवार ने इसे लेकर के शिकायत भी दर्ज करा दी है। अब देखिए, झारखंड सहित कई राज्यों में कोर्ट को धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मैसूर से आरोपी श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया। आरोपी ने राज्य सहित देश भर में धमकी देकर के दहशत मचाई है। उसने आपको बता दें कि 1100 से अधिक फर्जी बम की धमकी दी थी। अब राज्य पुलिस भी आरोपी से पूछताछ की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए राज्य पुलिस दिल्ली पुलिस से संपर्क करेगी और जल्द ही आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस आरोपी पर फर्जी धमकी मामले में राज्य पुलिस 3 मामले भी दर्ज कर चुकी है। अब बताते हैं आपको कि क्यों अपराधी बना है श्रीनिवास लुइस। देखिए, श्रीनिवास लुइस का मैसूर में जमीन विवाद था। श्रीनिवास के पिता को हिस्सा नहीं मिला था। उसके बाद विवाद के कारण लॉ की पढ़ाई करना वो चाहता था। इंसाफ नहीं मिलने से कोर्ट से वो नाराज था। श्रीनिवास नीट पास कर असिस्टेंट प्रोफेसर बना। अपने ही फोन से भेजे ज्यादातर ईमेल और मैसेजेस, आईपी एड्रेस छिपाने में वो माहिर था श्रीनिवास लुइस। आपको बता दें कि पाकिस्तान के शहर में भी कई ईमेल उसने भेजे थे। गिरफ्तार होने के डर से वो लगातार अपना पता भी बदल रहा था। सुप्रीम कोर्ट भी श्रीनिवास के निशाने पर था। तो श्रीनिवास ने क्यों वो अपराधी बना, कैसे वो अपराधी बना, क्या परिस्थितियां उसके सामने आई, वो आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात जनगणना 2027 की करते हैं, जिसके पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है और दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इस बार की जनगणना में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है। इस बार जनगणना पिछली बार से क्यों अलग है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1 अप्रैल से डिजिटल जनगणना शुरू। हाईटेक तरह से की जाएगी गणना। डिजिटल मैप पर दर्ज होगा घर। 2 चरण में पूरी होगी जनगणना। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया। वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इस बार की जनगणना पूरी तरह हाईटेक होगी और मकान की गिनती में जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी ताकि कोई मकान छूटे नहीं और न किसी की दोबारा गिनती हो सके। जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी। दूसरे चरण में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी जनसंख्या की गणना होगी। तो पूरे देश को एक होना पड़ेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 कास्ट, और वो कास्ट होगा भारतीयता। माने सब लोग, सब कुछ तैयार होंगे। लेकिन जब सारी व्यवस्था जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे होता है, तो ये जनगणना भी उसी आधार पे हो। आजादी के बाद पहली बार जाति के अनुसार जनगणना की जाएगी। सबसे पहले 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी। सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा श्रेणी में शामिल किया। बात अगर पुराने आंकड़ों की करें तो 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 3.3 करोड़ थी, जो 2023 के अनुमानों में बढ़कर 4.06 करोड़ से अधिक हो गई थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 1.70 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या 1.61 करोड़ थी। वहीं अगर बात साक्षरता की करें तो कुल साक्षरता दर 66.41% थी। पुरुषों की साक्षरता दर 76.84% और महिलाओं की साक्षरता दर 55.42% दर्ज की गई थी।
2027 की जनगणना को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी दल जेएमएम का कहना है कि जनगणना तो 2021 में होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक रखा था ताकि सही आंकड़े सरकार या लोगों तक न आ पाए। अब जनगणना कराना उनकी मजबूरी है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, जिसे सरकार अब करा रही है। 2020 या 21 में ही ड्यू थी और इस सरकार ने उसे रोक रखा। कारण सिर्फ था कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो सरकार तक या पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए। अब इनकी मजबूरी है, जनगणना कराना है और उसको डिजिटली किया जा रहा है। उसमें सारी चीज़ें विस्तृत रूप से और डिजिटली होने के कारण उसके आंकड़े तुरंत प्राप्त हो सकते हैं, जल्दी से समाज के बीच में आएंगे और सरकार उसको उसके आधार पर कार्यक्रम भी लागू करेगी। झारखंड सहित देश भर में 16 साल बाद हो रही जनगणना से अब देश और राज्य की सामाजिक और राजनीतिक हालातों की जानकारी मिलेगी। साथ ही समाज की परिस्थितियों का पता चल पाएगा, जिससे देश और राज्य का बुनियादी ढांचा पता चलेगा। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। चलिए खबर अब धनबाद से आपको बताते हैं, जहां के सोनारडीह ओपी क्षेत्र में तेज आवाज के साथ 2 घर जमींदोज हो गया और साथ ही घर के 3 सदस्य भी धरती में समा गए थे। देर रात बीसीसीएल और प्रशासन ने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू कर मोनू उराव, गीता कुमारी और सरिता देवी तीनों के शव को बाहर निकाला। आपको बता दें कि टाडरवाड़ी बस्ती में एक ही परिवार के 3 लोग सहित पूरा घर जमींदोज हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों में आक्रोश देखा जा रहा था। ग्रामीणों का यह आरोप है कि अवैध कोयला खनन की वजह से ये घटना हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना शाम करीब 5:30 बजे की है, जब अचानक जोरदार धमाके के साथ घर धंस गई। ये पूरा मामला क्या है वो आपको समझाते हैं। एक ही परिवार के 3 लोग जमींदोज हो गए, जमीन में समा गए। देर रात तीनों के शव को रेस्क्यू किया गया। तेज आवाज के साथ जो घर है वो जमींदोज हो गया। बीसीसीएल और प्रशासन ने हालांकि उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया है जो लोग वहां पर मौजूद थे। वो ये बताते हैं कि अवैध कोयला खनन के कारण भूदसान की आशंका है। पहले भी मना किया जा चुका है कि यहाँ पे कोयला खनन ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से ये हादसा हुआ। देखिए जामतारा में काली पहाड़ी गांव के पास बेकाबू बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे कि बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दोनों को निजी वाहन से सीएचसी लाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया है। परिजनों का ये आरोप है कि समय पर अगर एम्बुलेंस मिल जाता तो शायद उसकी भी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिला। देखिए आपको बता दें कि परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा भी किया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने आक्रोशित ग्रामीण पर एम्बुलेंस से तोड़फोड़ और एम्बुलेंस चालक से मारपीट करने का आरोप लगाया। दिखाते हैं बस, चलिए। देखिए अभी 2 आदमी मरने बैठा है, ये बोल रहा है कि एम्बुलेंस नहीं बैठा हुआ है। देखिए अभी मर गया है, ठीक है। तो गाइस देखो 2 आदमी मरने बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक एम्बुलेंस का धक्का नहीं है। यहाँ पर नाला में अभी तक एक एम्बुलेंस का धक्का नहीं है। सबको हम देख लेंगे। अभी तक यहाँ पर एम्बुलेंस का जगह नहीं। 2 घंटा होने बैठा है, 2 घंटा होने बैठा है, अभी तक एक एम्बुलेंस का जगह नहीं बना। रात करीब 10:40 में 2 पेशेंट आया था, एक्सीडेंट का पेशेंट जो एक स्पॉट डेथ कर चुका था और एक गंभीर हालत में था, जिसका हम लोग यहाँ पे इलाज किए और करीब 10:45 या 44 में हम लोग यहाँ से उसको रेफ़र किए। तो उनके साथ करीब 10-12 लोग थे जो दारू पिए हुए थे और बहुत हंगामा किए, और जब एम्बुलेंस से यहाँ से रेफ़र किया गया तो एम्बुलेंस का ड्राइवर के साथ उन लोग हाथापाई किए हैं और उनको मारे भी हैं बहुत ज़्यादा। चलिए जमशेदपुर से इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बताएं, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। स्वर्णरेखा नदी पर बने पुल के जर्जर व्यवस्था की खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद विधायक ने पुल पर पहुंचकर जायजा लिया और डीसी से व्यवस्था की बात कर जल्द से जल्द
पुल ठीक करने का दावा किया है। साथ ही विधायक ने सचिव से भी बातचीत की है और जल्द ही नए पुल के शुरुआत की भी बात कही जा रही है। आपको ये इस वक्त की ये बड़ी खबर बताया जमशेदपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। स्वर्ण रेखा नदी पर बने पुल के जर्जर व्यवस्था की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एक्शन हुआ है। विधायक पुल पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने डीसी से बातचीत की, सचिव से बातचीत की और जल्द से जल्द पुल को ठीक करने के निर्देश दिए। ये पुलिया एक कॉन्ट्रैक्टर का हाथ में था, नया बन रही है और आप लोग भी देख रहे हैं, कैमरा घुमा के देख लीजिए, बन रहा है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाया तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को देके इस पुलिया को बनाया जा रहा है। और ये पुलिया बनने के बाद में जो है, फिर ये जो पुलिया जो थोड़ा लोगों को आने जाने में जो कठिनाई हो रही है, हमने विभाग से बात किया है और विभाग जल्द ही इसको दुरुस्त करेंगे और साथ ही साथ नया पुलिया आप लोग देख रहे हैं कि इसको बन जाने से लोगों का सुविधा होगा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। 24 मार्च की घटना के बाद अभी तक मासूम के हत्यारे फरार हैं। दरिंदों पर पुलिस दबिश नहीं दे सकी है। लोग सड़क पर उतरे हैं तो सियासत भी चरम पर दिख रही है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार पर हमलावर नजर आ रही है तो कांग्रेस भी पुलिस पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रही है। इधर जेएमएम ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा करते हुए राजनीति से बचने की नसीहत दी है। ये पूरी खबर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में निर्भया हत्याकांड के बाद हजारीबाग सहित पूरे राज्य में हाहाकार है। रेप और दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या के बाद मातम है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में गुस्सा है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और फांसी की सजा देने की पुरजोर मांग उठ रही है। जामताड़ा में भी विष्णुगढ़ की हत्या पर आक्रोश दिखा। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। ये दिन हो गया है, लेकिन झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक इस पे कोई एक शब्द उनका कोई बयान नहीं आया है और ना ही उस पे कोई एक्शन लिए। एक तरफ लोगों के साथ विपक्षी दल में गुस्सा है तो झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रही। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के साथ पुलिस पर भी निशाना साधा और जल्द एक्शन की मांग की है। यह पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। जघन्य घटना के बाद बीजेपी के तेवर और भी कड़े दिख रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। साथ ही शर्मनाक घटना के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। अभी भी समय है उस बच्ची को न्याय के देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप आगे बढ़कर के, आपकी सरकार आगे बढ़कर के कार्य करे, नहीं तो जनता सड़क पे उतरेगी। बीजेपी ने सीएम को लपेटे में लिया तो पलटवार करने में जेएमएम ने देर नहीं लगाई। पार्टी प्रवक्ता ने मौत और हत्या पर बीजेपी को राजनीति बंद करने की नसीहत दी। दुर्भाग्यजनक, विभत्स, जितनी भी निंदा की जाए कम है, परंतु उससे भी दुर्भाग्यजनक उस लाश, उस मासूम के साथ हुए दुर्घटना पर राजनीति, बड़े गिरते हुए सोच पर तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के। इधर झारखंड के वित्त मंत्री ने भी हजारीबाग की घटना की निंदा की और बीजेपी से राजनीति से बचने की सलाह देते हुए 2 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी का दावा किया। बंद? अरे बंद का मतलब कि आप तो एक बच्ची, 12 वर्षीय बच्ची की लाश के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। ये बहुत दुखद पक्ष है। किसी भी कीमत पर जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हजारीबाग की जघन्य घटना के बाद हाहाकार है, लोगों में गुस्सा है, सड़क पर आंदोलन का दौर जारी है। अलर्ट मोड में आने वाली पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 24 मार्च की घटना के बाद अभी तक आरोपी फरार है। ये एक करारा तमाचा है लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी का दावा करने वालों के मुंह पर। इंतजार है विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ का, ताकि दूसरी बेटियां भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देखिए, झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था और खूंटी के रामनवमी के दौरान हुई घटना को लेकर के 5 सदस्यीय बीजेपी की प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के डीजीपी से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह कहा है कि राज्य में हिंदुओं के पर्व त्योहारों के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और खूंटी में इस मामले में झूठा एफआईआर दर्ज कराया गया है। मृत व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इस मामले में डीजीपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। साथ ही दोषियों को नहीं बख्शे जाने का आश्वासन भी दिया गया है। को ही मस्जिद के तरफ से जब 4 हिंदू भाई जा रहे थे सूचना देने, उसी समय घटना के आगाह उसी समय पता चल गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन को अगर सजग रहता तो ये घटना नहीं घटती। और घटना और पत्थरबाजी के बाद एक पक्षीय कार्रवाई करके और निर्दोषों पर एफआईआर दर्ज करके रात में महिलाओं को दरवाज़ा तोड़ करके जिस तरह का पुलिस ने बर्बरता दिखाया, लोगों में बहुत आक्रोश था। आप देखिए कि कल पूरा अनिश्चितकालीन बंदी था कि जितने हम लोगों ने बुंदुवार और पूरे झारखंड प्रदेश का इंफॉर्मेशन उनको शेयर किया है, उस पर वो गंभीरता से लेंगी और जो दोषीवार होगा उसको कार्रवाई होगी। निर्दयता पूर्वक कार्रवाई करना के विरोध में हम लोग आज यहाँ आए थे और डीजीपी ने बहुत हमारी बात को गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि इस तरह के सारे मामलों पर हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और राज्य में 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य की पंचायतों के विकास के लिए लगभग 2254 करोड़ रुपए की राशि जारी है और इसके तहत हर एक पंचायत के हिस्से में 52 लाख रुपए से अधिक की राशि आई है। इस राशि का इस्तेमाल ग्राम पंचायत में गली निर्माण, इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। मामले पर बीजेपी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को लगातार सहयोग की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि सरकार द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता है कि भेदभाव किया जा रहा है। आज उनको मैं समझता हूं कि करारा तमाचा लगा है उनके मुंह पर, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरह से ग्रामीण विकास को महत्व देते हुए हर पंचायत को लगभग 52 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसका प्रावधान किया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पैसे का सदुपयोग कितना होता है। डीएमएफटी फंड की तरह इसका दुरुपयोग ना हो, यह राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और जिनके लिए पैसा भेजा गया है गाँव के विकास के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, वहाँ के सामुदायिक विकास के लिए। और झारखंड में आज से बिजली महंगी हो जाएगी। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलने वाला है। आज से झारखंड की बिजली भी महंगी होने वाली है। झारखंड में बिजली टैरिफ की नई दर लागू होगी। बिजली की दर 50 से 55 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी होगी। 200 से 400 यूनिट तक प्रति यूनिट 5.35 रुपए बिजली होगी। 400 से अधिक इस्तेमाल पर 7.40 रुपए प्रति यूनिट बिजली होने वाली है। तो बिजली की दर महंगी होने वाली है झारखंड में। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से बिजली महंगी होगी, इसको लेकर के सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। जेएमएम ने इस मामले पर कहा है कि सभी चीजों की दर लगातार बढ़ रही है, तो उसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। खाने पीने की चीजें से लेकर के सोना चांदी तक महंगा हो रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि बिजली दर बढ़ने के साथ अब महंगाई पर इसका असर पड़ेगा। नियामक बोर्ड रिव्यू करता है और जो लागत कॉस्ट आता है, चाहे कोयला के दामों में वृद्धि हो या डीवीसी बिजली देने में वृद्धि कर दे या अन्य जो भी जिसके कारण से बढ़ाना पड़ता है बिजली की दर, तो हर 2-3 साल में होता है। सभी के सरकार में होता है। भाजपा के सरकार में ज्यादा बढ़ा करता था, ये प्रमाण है मेरे पास। और अगर आज भाजपा की सरकार होती इस राज्य में तो 55 पैसे नहीं, 2 रुपये 55 पैसे बढ़ जाते, क्योंकि उनके ज़हन में आम जनता नहीं होती, उनके ज़हन में चंद पूंजीपति होते हैं, उनको लाभ पहुंचाना होता है। लेकिन राज्य सरकार अपना राज धर्म भूल गई है साहब। इन विपरीत परिस्थितियों में भी उसने घरेलू और ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं के जो टैरिफ है उसमें बढ़ोतरी कर दी। अब 1500-2000 रुपये मिनिमम जो है वो घरों का बिल बढ़ेगा, ये कतई उचित नहीं है। और बिजली की बढ़ोतरी के साथ महंगाई पर सीधा इसका असर पड़ेगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ जाएगा। तो ये सरकार को रोल बैक करना चाहिए। खाली ये आरोप लगाने से कि केंद्र सरकार मदद नहीं करी, केंद्र सरकार ने तो इतने कदम उठाए, पर झारखंड सरकार इस आग को और क्यों लहकाना चाहती है।
खबर अब आपको गुमला से बताते हैं, जहां रसोई गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग रात के 11:30 बजे से ही गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का ये दावा है कि भारत गैस और एचपी गैस के उपभोक्ताओं को थोड़ी मशक्कत के बाद गैस मिल भी जा रही है, लेकिन इंडेन गैस के लाभुक पिछले 15 दिन से गैस के लिए परेशान है। हालांकि प्रशासन लगातार होम डिलीवरी पर जोर दे रहा है, लेकिन उपभोक्ता पैनिक होकर के देर रात से ही पुलिस लाइन के बाहर सिलेंडर लेकर के लगातार कतार में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने भी गैस एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने ये कहा है कि बुकिंग के 7 से 10 दिन होने के बावजूद गैस नहीं मिल रही है। वकीलों ने उपभोक्ता फोरम जाने का मन भी बना लिया है। वजह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को गैस नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन तो कह रही है कि होम डिलीवरी हो रही है गुमला में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि कहीं होम डिलीवरी नहीं दे रहा है। लोग 150 आदमी तक को गैस बढ़ रहा है, बाकी लोग लौट के जा रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है। लगभग 12 बजे से 11 बजे से यहाँ लाइन लगी हुई रहती है और पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और प्रशासन कहता है कि होम डिलीवरी होता है, लेकिन यहाँ होम डिलीवरी के नाम पर कालाबाजारी चालू है। देखिए, बोकारो में रसोई गैस को लेकर के लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। एलपीजी की आपूर्ति को लेकर के नियमों में बदलाव के बाद उपभोक्ताओं को अब कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नए नियम के मुताबिक अब 25 दिन के बाद ही गैस बुकिंग होगी और इसके बावजूद समय पर गैस नहीं मिल रही है, जिससे कि लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। गैस लेने के लिए उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लोगों का यह भी कहना है कि नंबर लगने और ओटीपी आने के बावजूद सर्वर की समस्या बताकर के गैस नहीं दिया जा रहा है। वहीं एजेंसी कर्मियों का यह भी कहना है कि सर्वर की तकनीकी दिक्कत और केवाईसी नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। आई हुई हूँ और तब से ये लोग बोल रहे हैं कि सर्वर इशू है। एचपी ऑफिस में तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इनका बस एक्सक्यूज है। हम पर डे हमेशा आ रही हूँ, हमेशा ऐसी प्रॉब्लम है। इतने सारे कस्टमर को भी इशू हो रहा है। ऑलरेडी घर में इनको डिलीवरी देना चाहिए, तो घर में डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, एजेंसी में बोल रहे हैं आके ले। यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। एजेंसी के आने के बाद यहाँ इतना भीड़ है। हमारा कहना है दूसरा एजेंसी दे रहा है घर होम डिलीवरी, इंडियन ऑयल क्यों नहीं दे रहा? एचपी का खाली बदमाशी कर रहा है। मान लेते हैं कि ओटीपी आया तो घर घर में जाके दीजिए आप। हाँ, जिसका जो आपका देख के दीजिए। इतना परेशानी तो हाँ, हम लोग को पब्लिक को झेलना नहीं पड़ेगा। भीड़ इस चलते हो रहा है ना, सर्वर डाउन के चलते हो रहा है। लोग पता करने आ रहे हैं हमारा बुकिंग कब का हुआ, बुकिंग काहे नहीं हो रहा है। 50 तरह की बात है। बोला जाता है जाके पता कीजिए, देखिए ये क्या है, ओटीपी आपका गया है, कब का गया है। अब जैसे आज बुकिंग किया लोग, आज ही चला रहा है।